वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक जबरदस्त माइंड ब्लोइंग मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है दृढ़म। सच में भाई साहब मूवी तो गजब की लगी मुझे। मैंने तो बस नॉर्मल से देखने लगा कि कोई ड्रामा टाइप की मूवी होगी, लेकिन धीरे धीरे मूवी का ग्राफ पीक पर जाता है, काफी सारे ट्विस्ट आने लगते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है, आप लोग वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही मूवी के हीरो विजय को दिखाया जाता है। फिलहाल विजय केरला के एक बहुत ही छोटे से गांव पर आता है। एक्चुअली एज ए एसआई की तरह इसको यहाँ पर पोस्टिंग मिली होती है। विजय फटाफट से अपने पुलिस स्टेशन पर जाता है। वहाँ पर कृष्णन नाम का एक सीनियर कांस्टेबल होता है। सो विजय को देखकर इसको वेलकम बोलते हुए अपने बाकी स्टाफ से भी इंट्रोडक्शन करवाने लगता है। एक और सीनियर कांस्टेबल होता है बालन। उसके बाद सत्या, बिबिश, आनंद नाम का एक और बंदा भी होता है जो फिलहाल लीव पर होता है। उसकी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती। इनके साथ दो लेडी कांस्टेबल्स भी होती है, विद्या और रम्या। यही विद्या मूवी की हीरोइन है। विजय को देखकर हल्के से इम्प्रेस भी हो जाती है कि ये एसआई तो बहुत ही हैंडसम है। उसके बाद कृष्णन विजय को सारा पुलिस स्टेशन दिखाते हुए उसका क्वार्टर्स भी दिखाने लगता है। विजय को ये प्लेस बहुत ही पसंद आने लगती है और इसी तरह यहाँ पर आकर बहुत ही खुश होता है क्योंकि इस गांव में क्राइम रेट 0 होता है। सो इसकी पहली पोस्टिंग यहाँ पर होने पर बहुत ही रिलैक्स फील करने लगता है और इसी तरह यहाँ की स्टाफ भी बहुत ही फ्रेंडली है। खैर दूसरे दिन कृष्णन विजय को लेकर डीवाईएसपी के पास जाता है। विजय डीवाईएसपी को अपना ज्वाइनिंग ऑर्डर दिखाते हुए अपने बारे में भी बताने लगता है और इसी तरह इस पुलिस स्टेशन पर इंस्पेक्टर मौजूद नहीं होता, इसलिए वो डीवाईएसपी विजय से कहने लगता है कि तुम डायरेक्टली मुझे ही रिपोर्ट कर सकते हो। वैसे तो यहाँ पर क्राइम कुछ ज्यादा नहीं, बस छोटे मोटे केसेस है। उसके बाद जब विजय वापस अपने स्टेशन पर आता है तो एक बार का ओनर विजय के पास आकर हल्के से रिश्वत देने लगता है, लेकिन विजय उस बंदे को हल्के से डांटकर उन पैसों को नहीं लेता कि मुझे ऐसी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं, दोबारा मुझे पैसे देने की कोशिश मत करना। कृष्णन को बुलाकर पूछने लगता है कि क्यों वो बंदा मुझे पैसे देने लगा, क्या इस गाँव में उसका कोई इलीगल बिजनेस है। कृष्णा कहने लगता है कि सर ऐसा कुछ नहीं, एक्चुअली वो बंदा फाइनेंस का भी बिजनेस करता है, कुछ ज्यादा इंटरेस्ट के साथ, तो इस चीज को हम देखकर भी अनदेखा करना चाहिए। बस थैंक यू के लिए वो बंदा स्टेशन पर आकर हर स्टाफ को छोटी मोटी मदद करता है, तो इसी तरह आपको भी पैसे देने के लिए आया है। और वैसे भी सर ऐसे लोगों से पैसे लेना कोई बुरी बात नहीं। सरकार हमारे स्टेशन को कुछ भी फंड ही नहीं देती, इवन हमारे स्टेशन में सीसीटीवी कैमरास भी मौजूद नहीं। सो ऐसे लोगों से पैसे लेकर कुछ जरूरत की चीजें करनी पड़ती है। विजय कहने लगता है कि ये सब कुछ आपका मामला है, आप ही देख लो, लेकिन दोबारा मुझे कोई भी पैसे नहीं देना चाहिए। इस तरह से विजय बहुत ही सिंसियर तरीके से काम करने लगता है। खैर दूसरे दिन विजय को किसी से कॉल आता है कि किसी बंदे ने किसी फॉरेस्ट एरिया में एक कटे हुए हाथ को देखा। यह सुनने के बाद विजय के तो होश उड़ जाते हैं कि अब तक इस गांव में कोई भी क्राइम नहीं हुआ, अब सडनली कटा हुआ हाथ मिला। इस तरह से घबराते हुए ही उस फॉरेस्ट एरिया पर जाता है तो सच में वहाँ पर एक कटा हुआ हाथ होता है। विजय अपने टीम मेंबर से कहने लगता है कि यहाँ पर हाथ है, जिसका मतलब आसपास ही डेड बॉडी भी होगी, चारों तरफ जाकर तलाशी करो। पुलिस वाले डॉग स्क्वाड को बुलाकर उस फॉरेस्ट एरिया में सर्च करवाने लगते हैं तो सच में थोड़ी दूरी पर एक डेड बॉडी भी मिलती है इनको। वो डेड बॉडी ऑलमोस्ट डिकम्पोज हो चुकी होती है। खैर बाद में विजय फॉरेंसिक वालों को बुलाने पर वो लोग अच्छे से एग्जामिन करने लगते हैं। बाद में पोस्टमार्टम वाला डॉक्टर विजय को बुलाकर कहने लगता है कि किसी ने उस बंदे के सर पे जोरदार वार किया, उसके बाद उसका गला घोटकर मार दिया गया। मरे हुए बंदे की उम्र तकरीबन 30 साल से ऊपर होगी। इस बंदे को मरे हुए 5 दिन बीत चुके हैं। उसके बाद विजय अपने टीम मेंबर्स को बुलाकर वो हाथ जहाँ पर पाया गया उस जमीन के ओनर को बुलवाने के लिए कहता है। तो पुलिस वाले उसी तरह से उस जमीन के ओनर के बारे में पता करके उसके पास जाते हैं इंक्वायरी करने के लिए। वो बंदा कहने लगता है कि सर वो जमीन तो मेरी है, खेती बाड़ी करने के लिए मैंने उस जमीन को खरीदा था, लेकिन वहाँ पर ढंग से खेती बाड़ी हुई नहीं, इसीलिए मैंने उस जमीन को ऐसे ही छोड़ दिया। काफी सालों से हम वहाँ पर गए ही नहीं। डेड बॉडी का और मेरा कोई भी लेना देना नहीं है सर। जब विजय इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है तो इसी दरमियान में इसके सामने एक और प्रॉब्लम आती है। वो ये कि उस गांव में एक फाइनेंस कंपनी होती है। कल रात ही कुछ चोर उस फाइनेंस कंपनी से काफी सारे सोने को चुरा कर भाग गए। यह जानने के बाद विजय फटाफट से अपनी टीम को लेकर उस फाइनेंस कंपनी के पास जाता है। वहाँ का मैनेजर विजय से कहने लगता है कि सर शायद पहले चोर लॉकर को तोड़ने की कोशिश की होगी, लेकिन उनसे वो लॉकर टूटा नहीं, जिसकी वजह से लॉकर ही चुरा कर ले गए। उस लॉकर में तकरीबन 160 तोला सोना और इसी तरह से
10 लाख कैश थे सर। वो चोर सीसीटीवी कैमरेज को स्प्रे करके ताला तोड़कर अंदर घुसे थे। विजय सोचने लगता है कि चोरों ने बहुत ही प्लानिंग करके इस चोरी को किया है, जिसका मतलब लोकल्स ने ही इस चोरी को अंजाम दिया होगा। अब थोड़ी देर के बाद उस फाइनेंस कंपनी के बाहर काफी सारी पब्लिक जमा हो चुकी होती है, जिन्होंने अपने पैसे सोने को रखा होता है। विजय उन सारे लोगों को समझाने की कोशिश करने लगता है कि पुलिस वाले इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आपके पैसे और सोना कहीं पर भी नहीं जाएंगे, हम जल्दी फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन वो लोग बहुत ही हंगामा करते रहते हैं कि हमें फाइनेंस कंपनी के ओनर से मिलना है, उसे बाहर बुलाओ। उसी भीड़ भाड़ में एक बंदा विजय को बहुत ही गुस्से भरी निगाहों से देख रहा होता है। विजय उस बंदे को ऑब्जर्व करता है, लेकिन दोबारा पलटकर देखने पर वो बंदा वहाँ पर नजर नहीं आता। विजय वापस अपने पुलिस स्टेशन पर आकर यही सोचने लगता है कि मुझे यहाँ पर आए हुए सिर्फ 3 दिन ही हुए और इसी 3 दिन में इतने बड़े केसेस मेरे सर पर आ पड़े, एक मर्डर केस और एक चोरी का केस। किसी भी तरह से मुझे इन दोनों केसेस को सॉल्व करना ही होगा। विजय अपने टीम मेंबर्स को बुलाकर कहने लगता है कि ऐसा भी हो सकता है ना कि शायद कोई उस फाइनेंस कंपनी के ऊपर गुस्सा हो, उसने ऐसा किया हो। सत्या कहने लगता है हाँ सर, हो सकता है, मैं एक बंदे के बारे में जानता हूँ। कुछ महीनों पहले मनोज नाम का एक बंदा अपनी जमीन के पेपर्स गिरवी रखकर पैसे उधार पर लिया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, लेकिन सर बाद में उस मनोज का बिजनेस भी फ्लॉप हो गया, सो उसके बारे में हमको ज्यादा नहीं पता। तो विजय अपनी टीम को लेकर उस मनोज के घर पर जाता है। घर में मनोज नहीं होता, उसकी बीवी होती है। कहने लगती है कि पता नहीं वो कहाँ पर गया है, कहकर गया था कि बिजनेस काम से दूसरी जगह पर जा रहा है, अभी तक घर वापस नहीं लौटा। विजय उस मनोज की बीवी को देखकर इस पर शक करने लगता है। घर से बाहर आकर अपनी टीम से कहने लगता है कि तुम लोग इस घर के ऊपर नजर रखो, मुझे लगता है कि उसकी बीवी झूठ बोल रही है। उसके बाद विजय अपनी टीम से कहने लगता है कि तुम लोग एक लिस्ट निकालो कि उस फाइनेंस कंपनी की वजह से और कौन पीड़ित हुए थे। सो इंक्वायरी करने पर पुलिस वालों को ये बात पता चलती है मधु नाम का एक बंदा भी उस फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था। उस मधु ने उस लोन को चुका नहीं पाया, इसकी वजह से वो फाइनेंस कंपनी मधु पर बहुत प्रेशर करने लगी थी। वो जिल्लत भरी जिंदगी ना जीते हुए मधु ने आत्महत्या कर लिया। उस मधु के 2 बेटे हैं, किरण और सनीश। तो बाद में विजय उस मधु के घर पर जाता है। घर में सिर्फ मरे हुए बंदे मधु की ही वाइफ होती है। कहने लगती है कि किरण फिलहाल इस गांव में नहीं है, वो दूसरे शहर पर गया है जॉब करने के लिए। मेरा दूसरा बेटा सनीश, उसके पापा मरने के बाद वो डिप्रेशन में आकर दारू का आदी हो गया। मुझे खुद नहीं पता कि वो घर कब आता है कब जाता है। 2 दिन पहले घर आया था, अब पता नहीं कहाँ पर है। अब इसी पूछताछ के दौरान विजय घर के कुछ फोटोग्राफ्स को देखने लगता है। एक बंदे की फोटो देखकर शॉक में रह जाता है। उस फोटो में सनीश होता है। कल उसी फाइनेंस कंपनी के बाहर विजय ने इसी बंदे को देखा था, मतलब यही सनीश होता है जो विजय को गुस्से भरी निगाहों से देख रहा था। तो विजय सोचने लगता है कि शायद सनीश ने गुस्से में उस चोरी को किया होगा। अपने टीम मेंबर्स को भी बोलकर उस सनीश को ढूंढने के लिए कहता है। इसी दरमियान में विजय के सामने एक और प्रॉब्लम आ पड़ती है। वो है कि इस गाँव में एक ब्रिज होती है, उस ब्रिज के नीचे किसी की डेड बॉडी मिली। विजय उसकी टीम मेंबर्स फटाफट से डेड बॉडी को देखने के लिए वहां पर जाते हैं। विजय ये देखता है कि उस डेड बॉडी को एक रस्सी बंधी है। गेस करने लगता है कि शायद इस बंदे को किसी दूसरी जगह पर मारकर घसीटते हुए यहाँ पर लाकर रख दिया होगा, मतलब दिस इज नॉट द एक्चुअल क्राइम सीन। उसके बाद पोस्टमार्टम वाला डॉक्टर विजय को बुलाकर कहने लगता है कि इससे पहले जो डेड बॉडी मिली, उस बंदे को जिस तरह से मारा गया, इस बंदे को भी उसी तरह से मारा गया है। यह सुनने के बाद विजय शॉक में रह जाता है कि मैं तो यहाँ पर सुकून से ड्यूटी करने के लिए आया था, लेकिन मेरे आते ही 2 मर्डर्स और एक रॉबरी हुई। किसी भी तरह से इन केसेस को सॉल्व करना पड़ेगा। इस तरह से बहुत ही लगन के साथ काम करने लगता है, इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। हर रात पेट्रोलिंग भी शुरू कर देता है, लेकिन विजय को एक भी लीड नहीं मिलती। एक रात विद्या विजय को कॉल करके कहने लगती है कि सर अभी हमको ये इन्फॉर्मेशन मिली कि किसी बंदे ने ये देखा कि एक मांस वाला बंदा किसी लाश को जंगल की तरफ ले गया है। ये सुनने के बाद विजय और उसके टीम मेंबर्स फटाफट से उस जंगल की ओर जाने लगते हैं। विजय कहने लगता है कि तुम लोग अलग अलग डायरेक्शन पर जाकर सर्च करो। इस तरह से जब ये सारे लोग उस जंगल में सर्चिंग कर रहे होते हैं तो तभी विजय को एक बंदे की डेड बॉडी मिलती है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि कोई इसको दफनाने के लिए लेकर आया था, लेकिन पुलिस वालों को देखकर काम अधूरा छोड़कर भाग गया। मरे हुए बंदे की जेब में एक सोने की चेन को भी देखता है। सोचने लगता है क्या ये चोरी का माल हो सकता है। उसी वक्त एक अनजान बंदा विजय के सर पे वार करके वहाँ से भाग जाता है। विजय बेहोश हो जाता है। उसके बाद इसके टीम मेंबर्स विजय को हॉस्पिटल में एडमिट करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद कृष्णन विजय के पास आकर कहने लगता है कि सर मैंने उस डेड बॉडीज के बारे में कुछ पता किया। ब्रिज के पास
जो लाश मिली उस बंदे का नाम है अरुण। एक्चुअली वो बंदा तमिलनाडु से यहाँ पर आया था काम करने के लिए और उनके साथ साथ 3 और बंदे भी थे। मतलब ये सारे 4 लोग कुछ महीनों पहले मिस्त्री का काम करने के लिए यहाँ पर आए थे। उन चारों का नाम है अरुण, मणिकंठा, चंद्रा और कुमार। चारों में से 3 ऑलरेडी मर चुके हैं। पहले जिस बंदे की लाश मिली थी वो मणिकंठा की थी। ब्रिज के पास जो लाश मिली उसका नाम अरुण। तीसरी डेड बॉडी जंगल में मिली थी ना कल रात, उसका नाम चंद्रा था। अब बचा हुआ कुमार है, लेकिन उसका कोई भी अता पता नहीं है सर। लगता है वो फरारी में है। मुझे लगता है कि उसी कुमार ने उन तीनों को मारकर अंडरग्राउंड हो गया। विजय कहने लगता है कि तुम लोग तमिलनाडु के पुलिस स्टेशन पर कॉल करके इन चारों के बारे में पता करो, क्या उन चारों के ऊपर कोई केसेस थे एक्सेट्रा। तो पुलिस वाले उसी तरह से इंक्वायरी करके विजय के पास आकर कहने लगते हैं कि सर तमिलनाडु के वो चारों बंदे तमिलनाडु में चोरी करके भागकर यहाँ पर आ गए, और वो भी बहुत बड़े बैंक की चोरी। क्रिश्चियन कहने लगता है कि सर मुझे लगता है कि उस फाइनेंस कंपनी में भी उन चारों ने ही चोरी किया होगा। विजय कहने लगता है कि 3 दिन पहले उस फाइनेंस कंपनी में चोरी हुई, लेकिन उससे पहले हमको एक बंदे की डेड बॉडी मिली, तो ऐसे में वो चारों कैसे चोरी कर सकते हैं। क्रिश्चियन कहने लगता है कि सर लगता है कि उन चारों ने पहले प्लान किया होगा चोरी करने का। मणिकंठन ने शायद मना किया होगा, जिसकी वजह से वो तीनों उसको मार दिया होगा। बाद में बाकी 3 लोगों ने चोरी किया होगा। चोरी करने के बाद कुमार के अंदर लालच भरी होगी, जिस वजह से अपने साथियों को मार दिया होगा। अब उस कुमार का कोई भी अता पता नहीं, ना ही उसकी डेड बॉडी मिली, जिसका मतलब चोरी का माल उसके पास ही हो सकता है। विजय कहने लगता है कि हम ऐसे ही कंक्लूजन पर नहीं आ सकते, पहले हमें उस कुमार के बारे में फाइंड आउट करना होगा। सो पुलिस वाले भी उस कुमार को ढूंढने में लगे रहते हैं। उसके बाद एक रात जब उस फाइनेंस कंपनी का ओनर कहीं पर जाकर वापस अपने घर पर जा रहा होता है, तो तभी एक मास्क वाला बंदा इस पर अटैक करता है चाकू से। वो उस मास्क वाले बंदे से थोड़ी बहुत हाथापाई करके अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। किसी खोपचे में आकर वो बंदा फटाफट से विजय को कॉल करके कहने लगता है कि सर एक मास्क वाला बंदा मुझ पर अटैक कर रहा है, आप प्लीज यहाँ पर आ जाइए। तो थोड़ी देर के बाद विजय अपनी टीम को लेकर फटाफट से यहाँ पर आता है, लेकिन वो मास्क वाला बंदा तो वहाँ से कब का भाग चुका होता है। लेकिन इसके बावजूद भी विजय उसकी टीम मेंबर्स उस बंदे को ढूंढने लगते हैं। शॉकिंगली किसी जगह पर विजय को वो मास्क वाला बंदा नजर आने पर उसको चेस करने लगता है। फाइनली उस बंदे को पकड़कर जब उस बंदे का मास्क हटाता है तो शॉकिंगली वो और कोई नहीं सनीश होता है। वही सनीश जो गुस्से से विजय को देखा था ना उस फाइनेंस कंपनी के पास। विजय इसको हिरासत में लेकर पूछने लगता है कि इस गांव में जो डेड बॉडीज मिली उसी तरह से जो रॉबरी हुई वो तुमने ही किया ना। सनीश कहने लगता है कि सर वो तमिलनाडु वाले बंदे कौन है मैं जानता ही नहीं, पहली बार मैं उनकी फोटो देख रहा हूँ। हाँ ये बात सच है कि उस फाइनेंस कंपनी के ओनर के ऊपर मैं बहुत ही गुस्सा हूँ, क्योंकि मेरे फादर उस कंपनी में लोन लिया था लेकिन उल्टा पे नहीं कर पाए, जिसकी वजह से शर्मिंदा होकर आत्महत्या कर लिया। इसलिए मैं उस कंपनी पर बहुत ही गुस्सा हूँ, लेकिन सर मैंने उस कंपनी में रॉबरी नहीं की। विजय पूछने लगता है कि उस दिन तुम क्यों मुझे गुस्से से देख रहे थे। सनीश कहने लगता है कि सर जब मुझे ये बात पता चली कि उस फाइनेंस कंपनी में चोरी हो गई तो ओनर का चेहरा देखने के लिए मैं वहाँ पर आया था कि वो कैसे तड़प रहा है, लेकिन आप वहाँ पर आकर दिलासा दिलाने लगे कि आपके चोरी का माल हम फाइंड आउट करके ही रहेंगे। उस फाइनेंस कंपनी की वजह से काफी सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई और आप उनकी सपोर्ट करने लगे, इसलिए मैं आप पर गुस्सा था। और वैसे भी मैं अकेला उस फाइनेंस कंपनी में चोरी कैसे कर सकता हूँ। विजय इसकी बातों को सुनकर दोबारा क्रॉस चेक करने लगता है। मतलब चोरी की रात वो कहाँ पर था एक्सेट्रा। पता चलता है कि सनीश का और इस चोरी का कोई भी लेना देना नहीं है। बाद में विजय अपने कांस्टेबल से कहने लगता है कि आप लोगों ने जैसा कहा वैसा ही हो सकता है, हमें किसी भी तरह से उस कुमार को फाइंड आउट करना होगा। अब विजय को उस मरे हुए बंदे की जेब में एक सोने की चेन मिली थी ना, तो फाइनेंस कंपनी के ओनर को और मैनेजर को बुलाकर पूछने लगता है क्या ये चेन आपके पास गिरवी रखी गई थी। मैनेजर चेक करके हाँ का जवाब देने लगता है। और इसी पूछताछ के दौरान विजय को एक और बात भी पता चलती है कि उस ओनर ने कुछ ज्यादा ही सोने की चोरी दिखाई होती है ताकि इंश्योरेंस के पैसे हासिल कर सके। विजय उस ओनर को बहुत डांटने लगता है। उसके बाद विजय जितना भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है इसको कुछ भी लीड ही नहीं मिलता। इसी प्रोसेस में उस फाइनेंस कंपनी के पास जो सीसीटीवी कैमरास मौजूद होते हैं उन सारे फुटेजेस को थरोली चेकिंग करने लगता है। इन्हीं फुटेजेस में से विजय को एक शॉकिंग क्लू मिलता है। दूसरे दिन विजय फटाफट से अपने पुलिस स्टेशन पर आकर बिबेश और आनंद से पूछने लगता है कि जिस रात उस फाइनेंस कंपनी में चोरी हुई उस रात तुम दोनों गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए गए थे, क्या सच में तुम दोनों ने पेट्रोल भरवाया या तो फिर कुछ और किया। आनंद कहने लगता है कि सर हम तो पेट्रोल भरवाने के लिए ही गए थे। विजय को गुस्सा आकर उस आनंद को एक थप्पड़ मारकर दोबारा पूछने लगता है कि तुम दोनों सच सच बताओ। एक्चुअली जिस रात चोरी हुई होती है उस रात आनंद और बिबीश गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए उस फाइनेंस कंपनी के पास गए होते हैं, मतलब दूसरी साइड होते हैं
ये चीज कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हुई होती। लेकिन विजय जब उस एरिया का फुटेज चेक कर रहा था तो विजय को रिफ्लेक्शन में रेड और ब्लू बत्ती दिखाई दी। वही जो पुलिस की गाड़ी के ऊपर होता है ना, उसी से विजय ने अंदाजा लगाया कि वहाँ पर पुलिस की गाड़ी गई थी। पूछने लगता है कि सच सच बताओ कि उस चोरी का और आप दोनों का कोई कनेक्शन है। अगर सच नहीं बताओगे तो मैं डीएसपी को कॉल करूंगा। इस तरह से विजय जब अपना फोन निकालता है तो सत्या उस फोन को छीनकर फोड़ देता है। मतलब इस काम में सत्या का भी हाथ होता है। एक और शॉकिंग बात यह है कि इस चोरी में सीनियर कांस्टेबल कृष्णन का भी हाथ होता है। मतलब कृष्णन, सत्या, विवेश और आनंद, इन चारों ने मिलकर उस चोरी को प्लान किया था। कहने लगते हैं कि सर हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हुई, आप जाने दो। इस तरह से एक्चुअली क्या हुआ वो विजय को बताने लगते हैं। एक्चुअली तमिलनाडु से वो 4 बंदे यहाँ पर आए थे काम करने के लिए। तभी यहाँ के पुलिस वालों को इन चारों के बारे में पता चलता है कि तमिलनाडु में इन चारों ने बैंक रॉबरी किया। एक छोटे से केस में कृष्णन उस कुमार को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन पर लाकर इंक्वायरी करते रहता है। तो कुमार कहने लगता है कि सर हमने बहुत पहले उस चोरी को किया था, कुछ जरूरतें थी लेकिन हमने उस काम को छोड़ दिया। यहाँ पर आकर ईमानदारी की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन आप क्यों हमें यहाँ पर लेकर आया हो? और वैसे भी तुम पुलिस वाले भी दूध के धुले नहीं हो। पैसों की लालच देने पर तुम लोग भी चोरी कर लोगे। अगर हमने भी आपको पैसे दिया होता तो आज आप मुझे स्टेशन पर नहीं बुलाते। तो इसकी बातें सुनने के बाद सत्या उस कुमार को बहुत मारने पीटने लगता है। कुमार को भी बहुत गुस्सा आकर सत्या पर हाथ उठा देता है। कांस्टेबल से उस कुमार को मारने पीटने पर कुमार की वहीं पर मौत हो जाती है। अब अगर ये बात बाहर पड़ेगी तो इन चारों की जॉब जा सकती है। इसीलिए इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए इन चारों ने एक जबरदस्त प्लान बनाया कि बाकी 3 लोगों के साथ उस फाइनेंस कंपनी में चोरी करवाएंगे, उनको रंगे हाथों पकड़कर जेल भिजवा देंगे। इस तरह से ये कांस्टेबल से बाकी 3 लोगों के पास जाकर यही बात कहने लगते हैं कि तुम तीनों को एक फाइनेंस कंपनी में चोरी करनी होगी। वो तीनों भी इस काम के लिए मान जाते हैं। लॉकर ना ओपन होने की वजह से उस लॉकर को ही उठा ले आते हैं। एक्चुअली उन तीनों को लालच दिया होता है कि अगर तुम तीनों चोरी करोगे तो वो पैसे हम बांट लेंगे। चोरी करने के बाद वो तीनों लोग कांस्टेबल से कहने लगते हैं कि इन पैसों में हम लोग तुमको हिस्सा नहीं देंगे क्योंकि हमने बहुत ही मुश्किल से इस चोरी को अंजाम दिया, लेकिन आप पुलिस वालों ने हमारे फ्रेंड को मार दिया कस्टडी में। अगर ये बात बाहर पड़ेगी तो तुम लोगों की जॉब ही जा सकती है। इस तरह से पुलिस वालों को धमकाने लगते हैं। अब कहीं इन चारों का सच बाहर ना आए, इसीलिए ये चारों बाकी 3 लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं और इसी तरह उन तीनों की लाशों को अलग अलग जगह पर फेंक देते हैं। सो प्रेजेंट डे पर कृष्णन कहने लगता है कि सर एक छोटी सी गलती हुई है हमारे से, अगर आप कोऑपरेट करोगे तो अच्छा होगा हमारे लिए। विजय कहने लगता है कि पहले तुम चारों ने किया था, मैं मानता हूँ कि वो गलती थी, लेकिन उस गलती को छुपाने के लिए तुम पुलिस वाले खुद क्रिमिनल बन गए। अभी के अभी ये बात डीवाईएसपी को इन्फॉर्म करूंगा। इस तरह से जा रहा होता है तो तभी विद्या विजय को एक किक मारती है। मतलब शॉकिंगली इस चोरी में इस विद्या का भी हाथ होता है। अब ये 5 लोग डिसाइड कर लेते हैं कि इस विजय को यहीं पर मार के दफना देंगे। इस तरह से बहुत मारने पीटने लगते हैं। विजय भी एक एक करके उन लोगों से जबरदस्त तरीके से फाइट करने लगता है। विजय तो इन कांस्टेबल्स को अपनी फैमिली मान रहा था, लेकिन ये तो कुछ अलग ही लेवल के बंदे निकले। और भाई साहब उस विद्या को तो मैं हीरोइन समझ बैठा। मुंह में गाना नहीं लेकिन मैं इमेजिनेशन करने लगा। विजय इसकी भी बहुत धुलाई करने लगता है। सो फाइनली बहुत देर के बाद डीवाईएसपी यहाँ पर आता है। एक्चुअली जो बालन होता है ना वो ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका होता है। तो यहाँ पर आकर इस माहौल को देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। दूसरे पुलिस वाले इन 5 कांस्टेबल्स को हिरासत में लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। बेचारा विजय यही सोचकर दुखी होने लगता है कि अगर पुलिस वाले ही ऐसे क्रिमिनल्स बन गए तो आम पब्लिक हम पर भरोसा कैसे कर सकती है। इस तरह से फाइनली ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।